जियो सफर के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं ठंडा गरम शो। मेरे साथ मौजूद अब्दुल माजिद भट्टी। और जैसा कि आप जानते हैं कि शो में मैं और माजिद भट्टी कोशिश करते हैं कि दुनिया के खेल से जो भी खबरें होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, उसके दोनों पहलू आपके सामने रखे, यानी कि ठंडा और गर्म। माजिद भट्टी, टीम चली गई है आयरलैंड और इंग्लैंड, और जाते जाते सरफराज ने मीडिया से बात की लाहौर में। उन्होंने कहा कि भाई जो फवाद आलम को ड्रॉप किया गया वो मतलब मिल के फैसला किया गया, यूनानिमस डिसीजन था और उसमें किसी एक शख्स का कोई हाथ नहीं था। मैंने तो आपको जो लास्ट हमने थर्सडे को आपकी तो बात शो नहीं किया सरफराज से नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन ये हकीकत यही थी। इनसी मुश्किल में नहीं, इनसी कोई मुश्किल भी नहीं है। देखें, मीडिया में असल में मसाइल ये हैं। हाँ, आज चले मीडिया से स्टार्ट करते हैं। चल कि अगर मेरी वहीद खान से नाराजगी है, हाँ, तो मेरा सॉफ्ट टारगेट वहीद खान है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अब मैं एक नई चीज देख रहा हूँ हमारे मीडिया में, हाँ, कि बाज मैगजीन्स या वेबसाइट्स वैसे ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। जिस दिन उन्होंने किसी को हिट करना है, अचानक एक, जैसे अभी सेठी साहब का हमने एक उनके बारे में था कि जी उन्होंने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लेता। या तो देखें वो वेबसाइट्स या मैगजीन रेगुलर बेसिस पे आ रहे हो, किसी के बारे में लिखें कुछ नहीं, लेकिन अगर सिर्फ किसी को टारगेट करने के लिए इस तरह की कहानियां गढ़ना मेरा ख्याल ठीक नहीं है। फवाद आलम, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, चाहे यूनानिमस हुआ चाहे अकेले किसी ने किया, लेकिन इस तरह के ब्लंडर्स नहीं। लेकिन मुझे देखें मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आई, ये जो स्टेटमेंट सरफराज ने दिया, ये जिस पर टीम अनाउंस हुई थी उसके एक दिन बाद दे देता क्लियर करने के लिए मामलात को कि भाई आप छोड़ दें। क्या ये इसका असर था कि उसके टीम अनाउंस होने के बाद मीडिया में इतना कुछ छपा और फिर फाइनली एक स्टोरी आई कि जिसमें ये कहा गया कि भाई इंजमाम ने जो है ड्रॉप किया फवाद को? क्या ये उसका नतीजा था? बेहतर ये नहीं होता कि सरफराज दूसरे दिन ही बयान दे देता कि भाई ये यूनानिमस डिसीजन है और हमने बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट की है और बाकी फिर आगे देखते हैं। वहीद खान, जो मामला जो खराब हुआ ना, हाँ, फवाद आलम के केस से मामला इतना खराब नहीं हुआ। हाँ, मिकी आर्थर ने जो इंटरव्यू दिया वहाब रियाज के बारे में, हाँ, वो बोर्ड को बहुत उस इंटरव्यू ने हिट किया। हाँ, जितना मिकी आर्थर को अभी उन्होंने जुबान उसकी बंद करके मिकी आर्थर को बैठ के प्यार मोहब्बत से भी और थ्रेटनिंग अंदाज में भी समझाया, वो जल्दी ख्याल आया बोर्ड को। देखें, मतलब वो तो बयान देता रहा है, उमर अकमल, सोहेल खान, अब देखें, आमर अकमल, अब उसको कह दिया ना कि भाई आप, हमारा ये कल्चर नहीं है जो आप पाकिस्तान में लेके चले हुए हो। मिकी आर्थर का अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको पहले से कंट्रोल करने की जरूरत थी। और कंट्रोल मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड के बजाय कोई अगर मैनेजर अच्छा होता ना, तो मिकी आर्थर वहां पर कंट्रोल हो जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर मिकी आर्थर, देखें, वहाब रियाज हुए या फवाद आलम हुए या कामरान अकमल हुए, हफीज के बारे में हमारे कोच कह रहे हैं कि जी अगर ये बॉलिंग अगर एक्शन क्लियर नहीं हुआ तो इसके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल है, हम इसको वर्ल्ड कप में रखेंगे। भाई आपको कहने की जरूरत क्या है? मुझे जो हालात चल रहे हैं, पता नहीं वर्ल्ड कप तो मिकी आर्थर भी सरवाइव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मिकी आर्थर को जिस मुल्क में आए हुए हैं उस मुल्क का कल्चर तो देखें कि भाई पाकिस्तान में ये चीजें नहीं चलती। बात ये भट्टी साहब, सीधी सी बात है, अगले जो है ना आपका एक साल बहुत टाइट है। वर्ल्ड कप से पहले आज अनाउंस हो गया साउथ अफ्रीका में भी 3 टेस्ट है आपके, अब 5 वनडे है, 3 T20 है, ठीक है। उससे पहले आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से खेलेंगे शारजा में, उससे पहले अब आप इंग्लैंड और उससे खेल रहे हैं, फिर एशिया कप आ रहा है बीच में, तो देयर इज़ नो ब्रीथिंग स्पेस नाउ। अब जो है ना मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अब मैं ये समझ सकता हूँ कि भाई अगर इनकी पॉलिसी है सरफराज की, इंजी की और मिकी आर्थर की, ये नई टीम बनाना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। क्योंकि जो नए लड़के भी आप डाल रहे हैं टीम में, अगर मैं सिर्फ टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट में जो नए लड़के डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ आप उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब ये सारे टफ अपोनेंट्स हैं, आगे चल के भी टफ ओपोनेंट। फिर साउथ अफ्रीका आपने जाना है, साउथ अफ्रीका में अभी जो ऑस्ट्रेलिया का अशर हुआ सबने देखा, तो आप इस टाइम पे क्यों ये रिस्क ले रहे हैं फजूल के? चलें, आप बाद में कर लेते हैं, अगर किसी को भी डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे उस्मान सलाउद्दीन आज तक खेला क्यों नहीं है? अगर वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, टेस्ट मैच का मटेरियल है, तो आपने इसको 3-4 तो टेस्ट मैच के टूर करा दिए। लास्ट टाइम जब इसने 2 ODIs खेले वो 2010 की बात थी। लेकिन जो आपने बात यहाँ से स्टार्ट की थी, वहाब रियाज का जो मिकी आर्थर ने इंटरव्यू दिया, देखिए उस इंटरव्यू ने काफी डैमेज किया। और उसके नेक्स्ट किसी प्लेयर के बारे में आप ये कह रहे हैं जी उसके वर्क एथिक्स नहीं है, मतलब यार आप क्या बात कर रहे हो? एक बंदा इतने सालों से पाकिस्तान से खेल रहा है,
मतलब पूरी एफर्ट लगा रहा है, अभी पीएसएल में विकेट लेके आया है, नेशनल टी20 विकेट लेके आया, और आप कह रहे हो उसकी वर्क एथिक्स नहीं है। हाउ कैन यू से दैट अबाउट अ प्लेयर इन पब्लिक? और अगर उसकी वर्क एथिक्स नहीं है भट्टी, तो मेरा कहना मतलब ये पब्लिकली है, कहने की आप आपको बुला के जरूरत बोलो नहीं। ना उसको वर्क एथिक्स नहीं है तुम्हारे, लेकिन भाई अगर उसके वर्क एथिक्स नहीं होते तो क्या पीएसएल में वो 18 विकेट लेता? मुझे बताएं आप, अगर वर्क एथिक्स नहीं होते तो नहीं, मतलब देखें, बेकार बात है ना। किसी प्लेयर के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना किसी भी कोच निकी की ऑथर तरफ को से बहुत गैर ढील दी जिम्मेदारी। गई सर जी, बहुत ढील दी गई थी, और अभी भी आप देखिएगा, अभी तो जैसे आज आपने लिखा है कि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उनकी लाइफ में, तो शायद इस वजह से वो थोड़े से अप डाउन चल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो बात आने वाला आदमी नहीं है, इसलिए कि उसका जो बैकग्राउंड है आप उठा के देख ले, उसका बैकग्राउंड ऐसे ही है भाई। पर्सनल इश्यूज हाँ, आम उसके आदमी यही के मसले साथ भी चलते होते हैं हैं ना। उसके यही मसले चलते हैं, वरना कोई अच्छा कोच भट्टी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से निकाला जाता है, सीधी सी बात है, या कोई अच्छा कोच साउथ अफ्रीका जैसी टीम को नहीं छोड़ेगा। कोई मसले है, जब भी वो दोनों टीमों ने इसको बाहर किया था और अच्छे नोट पे नहीं किया था, तो ही हैज हिज प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब आप अच्छा, बढ़ते हैं आगे चल के। अब फवाद आलम केस में इतनी वो जो आप एक बार अक्सर वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कैच 22 सिचुएशन, हाँ, मुझे जो मेरी एक अपनी मुझे समझ आ रही है कि फवाद आलम को अपना किट बैग तैयार रखना चाहिए, क्योंकि ये किसी वक्त भी कॉल आएगी और फवाद आलम को उड़ा देंगे। ये बिल्कुल देखें, इन प्रिंसिपल अब ये तय है कि वहां से जैसे ही कोई प्लेयर अनफिट हो, जैसे ही वहां से कोई रिक्वेस्ट है, फवाद आलम को भेज लेकिन दें। बात ओवरऑल अगर आप देखें, इसमें बोर्ड का बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी इसलिए आती है भट्टी के, बोर्ड क्या कर रहा है बैठा हुआ, बोर्ड के सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बयानबाजियां चल रही हैं, बोर्ड क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ ये, सबसे बड़ी बात ये कि इवन पाकिस्तान टीम तो छोड़ें, अभी पाकिस्तान कप आपका शुरू होने जा रहा है, उसमें आप देख लें जिस तरह टीमें सेलेक्ट की गई हैं, बहुत सारे डिजर्विंग लड़कों को मतलब ड्रॉप कर दिया गया, कंसिडर नहीं किया गया। फिर उससे बड़ा बंड, अब किसी ने नहीं पूछा इंतजाम से कि भाई आपने शान मसूद को ड्रॉप कर दिया, मतलब, और वो बंदा अब वाइस कप्तान बना दिया गया पाकिस्तान कप के अंदर, यानी कि इतना अनफिट नहीं था वो। और अभी आपने कौन सा टेस्ट खेलना है यार, आपने आयरलैंड में 11 मई को टेस्ट मैच खेलना था, ऐसी क्या जल्दी थी भाई? इमाम लोग को डालना था टीम में, इसलिए आपको जल्दी पड़ी। शान मसूद का मसला ये था कि शान मसूद पिछली सीरीज में परफॉर्म नहीं कर सके थे। सिलेक्टर्स चाह रहे थे कि शान मसूद को एटलीस्ट हम एक बार नेट पे तो देख लें कि वो निक में है या नहीं है। अब देखिए, वही वाली बात है, जिसको नेट्स में देखना है, जिसको वैसे, मतलब यहाँ कौन सा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं ना आपके पास, सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया कोई समझा दे मुझे। इमाम उल हक कितने मैचेस खेला है भट्टी साहब, मुझे बता दें, चले कितने मैचेस खेला है वो, मतलब आफ्टर ही केम फ्रॉम न्यूजीलैंड कितने मैचेस खेला है वो, किस बेस पे आपने नेट्स में देख के आप अगर सिलेक्शन कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, फिर पाकिस्तान टीम का अगर नेट्स की बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है। बात ये है कि कोई पॉलिसी नहीं है आपका पाकिस्तान कप में। मुझे बता दें कि सिंध की टीम का भाई किस खाते में आप जो है उसको बना रहे हैं भाई, उमर अमीन को कप्तान, जबकि इतने सीनियर प्लेयर्स हैं मैं तो उस वहीद टीम खान के अंदर मौजूद। पुरानी बात करूंगा, साजिद अली इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं था, लेकिन जब उसने 194 की इनिंग्स खेली यूबीएल कॉम्प्लेक्स में अगेंस्ट यूबीएल, तो फौरी तौर पर उसको ना सिर्फ शारजा कप में भेजा गया बल्कि पूरे मैचेस खिलाए गए। तो देखें, अक्लमंदी यही थी, चाहे आप उस्मान सलाउद्दीन को ड्रॉप करते, चाहे साद अली को अगली सीरीज में ले जाते ना, साद अली अभी यंग है उसका तो, लेकिन फवाद आलम केस में साद अली क्यों बटीदा, मैं तो, मेरा तो सीधी बात है, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। इमाम उल हक कैसे सेलेक्ट होता है इस टीम में भाई, टेस्ट स्क्वाड में कैसे सेलेक्ट होता है, उससे बेहतर ओपनर पड़े में जब इस मुल्क में, हाउ डज ही कम इनटू दिस टीम? इसलिए क्योंकि वो इंजमाम उल हक का नेफ्यू है, इसलिए ये ज्यादती है। ये तो लास्ट टाइम भी कहा गया। नहीं, टेस्ट का तो कोई सच नहीं। 27 का एवरेज भट्टी साहब, 222 रन कायजम ट्रॉफी में, क्या मुझे बता दें किस बेस पे, इस बेस पे 100 उसने वनडे में किए शारजा में, इस बेस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं टीम में टेस्ट मैचेस के लिए। कायदम ट्रॉफी फाइनल में भी उसका 100, अगर मैं गलत नहीं कह रहा सर जी, कायजम ट्रॉफी में उसके 222 रन, 27 के एवरेज भट्टी साहब, वो 27 के एवरेज पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा ख्याल फाइनल में किया, अरे लेकिन मुझे नहीं पता उसने किया नहीं किया, लेकिन 27 के एवरेज पे तो भट्टी साहब कोई सेलेक्ट नहीं होता। की तरफ से उसने फाइनल में सेंचुरी बनाई। देखें किसी जो गलत करेगा किसी के साथ वो नजर आ जाता है, मैं तो ये मानता हूं। अभी आपके आगे ये सारे मैचेस पड़े हैं बड़े बड़े, सब खुल के आ जाएगा सामने, कितना टैलेंट है, कितने यंग प्लेयर्स को सही सेलेक्ट किया गया, सब मैं तो ये कहता हूं कि शायद इसी में अल्लाह ताला की बेहतरी है कि इन कंडीशन में अगर कोई कर गया तो वो तो फिर बहुत ही बड़ा हमारा वाहिद मुल्क है भट्टी साहब जिस मुल्क में आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। साफ सीधी बात मैं करूंगा, मोहम्मद हफीज़ का क्या पाकिस्तान क्रिकेट में रोल खत्म हो गया है? क्या उसकी बैटिंग इतनी खत्म हो चुकी है कि वो टेस्ट टीम में नहीं आता? क्या वहाब रियाज का रोल खत्म हो गया है? क्या कामरान अकमल का रोल खत्म हो गया है? मतलब क्या सोहेल खान का रोल खत्म हो गया है? अच्छा, मतलब अगर ये हमारे 5 यहाँ हम सेलेक्ट हो प्लेयर्स को जाते ज़ाया करते हैं तो फिर कितने प्लेयर जाते वहीद खान? किसमें?
अगर ये 5 जो आप आप कह मुझे रहे हैं, बात बताएं, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं भट्टी साहब, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? यूनुस खान, मिसबाह उल हक रिटायर होते हैं, ठीक है, आप अगली सीरीज में आप सीनियर प्लेयर्स को नहीं लेते, आप अजहर अली को नीचे कर देते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है? आज आप कह रहे हैं हम अजहर अली से ओपनिंग कराएंगे इंग्लैंड में, फिर आप मतलब जो है उस्मान सलाउद्दीन, साद अली वगैरह को आप डाल रहे हैं। भाई ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स, जो तजर्बा होता है भट्टी साहब टेस्ट मैचेस का, इंटरनेशनल क्रिकेट का, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन तजर्बा कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। डोमेस्टिक क्रिकेट का तजर्बा, इंटरनेशनल और क्रिकेट का फिर ये तजर्बा, कहना ये भट्टी साहब दो कि अलग अगर चीजें हैं। अगर एक मोहम्मद हफीज जैसा, मैं एक एग्जांपल दे, मोहम्मद हफीज जैसा प्लेयर या वहाब रियाज जैसा प्लेयर जो कि खेले में इतना, अब उनको आप क्या जज करेंगे? क्या लेकिन तीन मोहम्मद मैचेस के फॉर्म हफीज, पे चले जज वहाब करेंगे? रियाज ने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी, मोहम्मद हफीज की पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस थी? मोहम्मद देखिए हफीज वो की, परफॉर्मेंस का देखें, लेवल नहीं था मैं ना। यही कह रहा हूं भट्टी साहब कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी उसकी, लेकिन यू नहीं, नीड लेकिन एक्सपीरियंस राइट नाउ इन योर टेस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइड। जो होनी चाहिए कि experience पाकिस्तान नहीं है टीम में आप बच्चे। कमबैक करें। आप क्यों उनकी कैरियर खत्म कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप उनके कैरियर क्यों खराब कर रहे हो यार? मतलब बात ये है कि अब एक बार तो वहीद खान उनको किसी बड़े ठीक है, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा ना। डाल दे, चैलेंज को फेस करने दे, आप देख लें, फिर अब आगे आपके मैचेस पड़े हुए हैं। लेकिन जो जिस तरह पता नहीं क्या क्या हो रहा है ग्रेड 2 में, कोई गालिबन उस पर क्या उसके बदले ड्राफ्टिंग पे प्लेयर्स सेलेक्ट किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन भट्टी साहब, सिंध गेम्स की पे मैं आना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिस किस्म की हौलनाक तस्वीरें मैंने देखी हैं सिंध गेम्स की, मैं कहता हूँ कि आज हम डिटेल में बात भी करेंगे उसके ऊपर, बोले क्या बात है मैं, लेकिन मैं आई वाज अ बिट सरप्राइज कि मतलब ये हुआ क्या है, ये सिंध गेम्स मतलब क्या है, ये क्या था ये? वहीद खान, जो तस्वीरों में हमने चेहरे देखे, और ये जहन में रखिएगा 4.25 करोड़ 4.5 करोड़ का बजट था। नहीं कम बता रहे हैं, कुछ 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए। आपको याद हो ये जो चेहरे ऑर्गेनाइजर्स के हम साल से देख रहे हैं, हमने 20 साल पहले जिन चेहरों को देखा था, आज वही चेहरे दोबारा नजर आ रहे हैं। देखें, जब हम बात करते हैं कि जी हर तरफ से गन साफ हो, तो ये स्पोर्ट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, भाई अल्लाह अल्लाह करें, घर जाके बैठे, नए लोगों को आने दें, जो लोग वाकई, देखें हमारे जो सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, गालिबन मोहम्मद बख्श महर उनका नाम है, यंग आदमी है। लास्ट टाइम जब वो पुशअप्स का एक वो सिलसिला चला था, हमने उनको पुशअप्स लगाते हुए भी देखा। तो जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्समैन लगते हैं, उस तरह के डिसीजन। फिर हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, मैंने 2 सिंध गेम्स वहीद खान कवर किए, 7वां सिंध गेम्स लाड़काना में हुआ और गालिबन 8वें सिंध गेम्स 98 में या 99 में मीरपुर खास में थे। उस वक्त मुराद अली शाह के वालिद अब्दुल्ला शाह चीफ मिनिस्टर थे सिंध के। मेरा ख्याल में वो जो 20-22 साल पहले जो इन गेम्स की हालत थी, अब मुझे उससे भी ख़राब नज़र आ रही थी। आज भी हमने देखा कि एथलीट्स नंगे पाँव भाग रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं है। जो सबसे एक मतलब बहुत बड़ा बंड था कि आप प्लेयर्स को जो भी डेली अलाउंस दे रहे हैं, थ्रू चेक दे रहे हैं। अरे भाई, बहुत सारे प्लेयर्स का अकाउंट ही नहीं। अब वो अगर अपने 10,000 का चेक है तो कहाँ कैश करवाएं, अकाउंट खुलवाने जाए। मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स को भी दिए गए, जो डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर्स थे ना, बहुत सारों के चेक ही मतलब हो गए, बाउंस हो गए, इसलिए क्योंकि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का अकाउंट इस वक्त वो है, तहलील है। लेकिन मुझे जो सबसे अफसोस हुआ, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बयान दिया कि जी ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है। अरे भाई, सिंध इंडिपेंडेंट सूबा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का मौजूद है, यहाँ सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, या तो फिर सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड अब ख़त्म हो गया। अगर आपको याद हो, पास्ट में लतीफ़ खोखर वगैरह, वो सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड को वो लोग चलाते थे। टॉर्च, जो ये टॉर्च होता है ना बट्टी साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोट की, जो टॉर्च जलाया जाता है, मतलब ओपनिंग सेरेमनी से पहले 5 घंटे या 6 घंटे जला है वो, जब जला है, और क्लोजिंग सेरेमनी में बंद नहीं हुआ। जबकि ये होता है कि ओलंपिक टॉर्च एंड तक जलना चाहिए, जब तक कि आप क्लोजिंग सेरेमनी नहीं करते। नहीं, जो 5 घंटे बाद जो ब्लंडर हुआ हो गया कि जब क्लोजिंग सेरेमनी का अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर सिंध ने, तो टॉर्च बंद नहीं हुई, और दिन में जबकि रोशनी थी, धूप निकली हुई, आतिशबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, वो उससे भी आग लग गई, उससे भी आग लग गई। चले इस पे तो खैर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, आप हमारे साथ है। वी आर गोइंग टू डू, आज बोले क्या बात है मैं, सिंध गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स पे ही हमारा प्रोग्राम है, और डिटेल में इस पोस्टमार्टम करेंगे क्या हुआ। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो और मामला हैं उन पर ज़रा बातचीत करें। बटी ये क्या खबरें मैं सुन रहा हूँ कि नदीम उमर की जो हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया था कि कहीं कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया कैंडिडेचर? नहीं, अच्छा, कुछ ऐसे रूमर्स उड़ी, 1-2 फ़ोन आए, मैंने कहा भाई क्या कह रहे हैं, मैंने कहा अभी तो उन्होंने ऑफिशियली मतलब कंफर्म किया था कि हाँ मैं लड़ रहा हूँ, तो अच्छी बात है। मेरी जब लास्ट टाइम नदीम साहब से बात हुई तो कह रहे थे कि मैं कंडीशनल इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मैंने अपनी टर्म एंड कंडीशन उनके सामने रख दी हैं
लेकिन मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा जो आपके साथ चेहरे हैं, ये चेहरे हम पास में बुखारी साहब के साथ भी देख चुके हैं, फारूकी साहब के साथ भी देख चुके हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है, आपने भी बहुत उस दिन इस पे जोर दिया कि एजाज फारूकी और नदीम उमर एक साथ अगर कराची क्रिकेट को अब मैं आपको ऊपर लेकर खबर जाना सुनाता हूँ चाहते डॉक्टर हैं। साहब। पता नहीं क्या हुआ बिहाइंड द सीन्स, मुझे नहीं पता क्या चला है बिहाइंड द सीन्स। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले आसिफ अली खान का फ़ोन आया, ओके। जो कि इंटरम कमेटी के हेड है। पहले तो उन्होंने कहा कि यार देखें, आपने और मैंने जो भी एक दूसरे को, जो भी हमें शिकायतें थी वो मैंने बोल दिया उस दिन, और ठीक है गलत, मगर फलाना और ये और वो, और अब हम चाहते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो कराची में। हम क्रिकेट के लिए कुछ एक प्लान बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सबको साथ लेके चले हम। ये कहा आसिफ अली खान ने। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं मतलब हम बैठना चाह रहे हैं और ये चीज़ों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो उस दिन मैंने बोला शायद ज़्यादा वो हो गया और ये वो करके बोला। तो मैंने को ये कहा, मैंने कहा देखें जी आसिफ अली खान साहब, आसिफ भाई, मैंने कहा मेरा कोई पर्सनल आपसे वो नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमारी बिल्कुल, मैं पर्सनली मैं सपोर्ट करता हूँ एजाज फारूकी को। मैं समझता हूँ कि उन्होंने काम किया कराची क्रिकेट के लिए, आपने एग्री करते हो ओके फाइन। लेकिन मैंने कहा कि भाई जो चीज़ें मतलब आप बातें करके क्या मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप कराची क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो मैंने कहा हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अब ये जो बात उन्होंने की कि मतलब एक प्लान है और हम सब मिल के कराची क्रिकेट के लिए करना चाह रहे हैं, और ये जो सारे मसले मसाइल हुए हैं आपस में, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं और मिल के काम करना चाह रहे हैं, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये बात कि मिल के काम करना चाह रहे हैं। तो क्या उसका मतलब ये है कि नदीम उमर, एजाज फारूकी मिल के करेंगे चीज़ें? क्या मतलब कोई बिहाइंड द सीन्स कोई नेगोशिएशन चल रहे हैं? बैकडोर। क्या हाँ बैकडोर कोई डिप्लोमेसी हो रही है? क्या हो रहा है? लेकिन आसिफ अली खान का कॉल करना और कहना ये तो मुझे थोड़ा सा आई वाज अ बिट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। देखिए, मुझे ये कोई 2 वीक पहले क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे ने कहा था कि यार आप कराची में बैठे हुए, आपको पता नहीं है कि जो हम ख्याल ग्रुप और एजाज फारूकी ग्रुप जो है वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन मैंने जब फारूकी साहब से पूछा तो उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में चाहे क्रिकेट की पॉलिटिक्स हो या मुल्की सियासत हो, उसमें तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। हम इस कराची क्रिकेट में ही देख लें ना, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के अजली दुश्मन थे, बाद में हमने देखा साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है। अच्छा, नदीम उमर भी एक दो दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मतलब मिल के काम करने में कोई बुराई नहीं है, और वो उनके अपने प्लान है, वो चाहते हैं कराची क्रिकेट को थोड़ा सा रिवोल्यूशनाइज करें, रीऑर्गेनाइज करें चीज़ों को। लेकिन मसला पता है क्या भट्टी, मसला यहाँ पर यह है कि जो इशू है मेन यहाँ पर वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड क्यों डिले कर रहा है इलेक्शन की डेट को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, रीजनल जितनी उसमें एक सियासत खेली जा टेक्निकल रही मसला है, पता नहीं जो मैं कह रहा हूँ कि वही है या कोई और रीज़न है। हाँ। वो मसला ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के और रीजन्स के मुख्तलिफ इलेक्शंस के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। हो सकता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है शहजाद राणा, ये उनमें कहीं बिजी हो उस डेट में, ये एक पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं हाँ, मुख्तार अंडवा, उन्होंने छोड़ दिया था। 2 दिन पहले उनका बयान आया कि जी मेरे साथ सही जो है पीसीबी जो है वो बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कर रहा है, पाकिस्तान कप के मामले में कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद आज उनका है कि जी उन्होंने वापस ले लिया, पीसीबी ने उनको एश्योरेंस दी तो उन्होंने वापस अपना रेजिग्नेशन ले लिया। लेकिन आई डोंट नो, मतलब फैसलाबाद में जो हालात चल रहे हैं वहाँ पर रीजनल कितना मतलब एक मैसअप हुआ हुआ है सबके सामने, कराची में मैसअप हुआ हुआ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कराची जैसे इतने बड़े शहर को आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब ये था कि अगर नदीम उमर को ये वेट कर रहे थे पीसी वाले के कोई कैंडिडेट प्रॉपर आए, एक प्रॉपर इलेक्शन हो, तो ठीक है जी, नदीम उमर साहब ने कह दिया कि जी मैं लड़ना चाहता हूँ। तो फिर अब किस चीज़ का इंतजार है भाई? क्या मतलब वाई दिस डिले, दिस लॉन्ग डिले? देखिए, नदीम उमर हो, एजाज फारूकी हो, यूनिफाइड पैनल खड़ा करना चाह रहा है पीसी। अगर कोई भी इलेक्शन लड़े, इलेक्शन की डेट्स तो पीसीबी ने अनाउंस करनी ना। पीसीबी को तो इम्पार्शियल रहना है, उसको गैर जानिबदार रहना है। लेकिन डिले समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऑलरेडी कराची के इलेक्शन इतने डिले हो गए हैं। देखें, जिस तरह फवाद आलम का इशू है, हाँ। अगर आज अगर कराची के इलेक्शन हो जाते तो डेफिनेटली जो भी बॉडी आती वो फवाद आलम के लिए 2 लफ्ज पीसीबी से तो बात करती कि भाई हमारे शहर का लड़का है, इग्नोर हो रहा है या लेकिन मुझे पता नहीं बटी। देखिए, नदीम उमर तो अब एंट्री हुई ना नदीम उमर की, कि उन्होंने कहा कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन आई डोंट नो, मुझे थोड़ा डाउट है इसलिए कि एजाज फारूकी मतलब
इस चीज़ से बड़ा नाला है कि जिस तरह से मतलब सिलसिले किए गए, कैंपेन जो चला रहे हैं हाँ ना कैंपेन, और जिस कि तरह जी से बोर्ड भाग से गए इंटरफेरेंस उनके हुई लिए है, प्रपोजल सेकेंडर नहीं मिल रहे, मतलब हाँ इस टाइप की जो बातें, फजूल बातें जो की गई है, मतलब वो उनको बड़ा वो इससे नाला है। और अगर उन्होंने ये मतलब जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया, ऑफिशियली खबर भी लगवाई कि जी एजाज फारूकी पैनल लड़ेगा इलेक्शन, तो उससे तो ये लग रहा है कि वो पूरे मतलब मूड में है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे फिर से। और वो मेरी उनसे बात भी हो रही थी तो उनका कहना यही था कि जी हम, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये जो सारे रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि वोट नहीं मिलेंगे और ये नहीं होगा, अगर ऐसी बात होती तो हम इलेक्शन लड़ते ही नहीं। कहना हम इलेक्शन लड़ना है तो उसका मतलब ये है कि बिल्कुल कंटेस्ट होगा। लेकिन एजाज फारूकी आई डोंट नो कि तैयार हो यूनिफॉर्म एक मतलब एक यूनाइटेड पैनल से या नहीं, लेकिन आसिफ अली खान का जो टोन थी आज वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। बड़ा उन्होंने देखिए मतलब एक कहा ये कि भी नहीं जी, हम उसमें इस खेल मिलके में काम भी एक करना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि नदीम उमर ने कहा हो कि यार ये जो आप इधर उधर लोगों से ये तो उन्होंने उलझ कहा रहे है, ये तो तो उन्होंने कहा ये है, चीज हाँ। में मेरे नहीं, मिजाज के उमर ने तो मुताबिक ये नहीं। भी कहा था कि मतलब ये जो आपस की लड़ाइयाँ हैं इसको खत्म करना पड़ेगा करना पहले। है। अब ये भी ये हो अच्छी सकता है कि बात जो नदी उमर कह रहे हैं कि आपस की जोन्स की लड़ाई खत्म करना हो, तो उस पर शायद ये कोई काम कर रहे हो। लेकिन एनीवे आई वाज अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि एक चले वो कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चलें, ये इशू एक आपने काफी दिन पहले, बल्कि 2 हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, आपने कहा था वो इंतखाब आलम वाला इशू। हाँ 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 हाँ, वो मुझे लास्ट कि वीक वो, याद था, फिर मैं अच्छा, कहीं और हमारा हाँ, हाँ, टॉपिक वो निकल क्या गया। है, वो क्या नहीं, कहानी? इंतखाब आलम पीसीबी में अब नहीं है। ओके। इंतखाब आलम जहीर अब्बास के साथ जो शहबाज शरीफ पंजाब में जो ग्राउंड्स डेवलप कर रहे हैं ना, ओके, ओके, उस ओके, प्रोजेक्ट ओके। पे काम कर रहे हैं। हाँ, तो इनकी और जहीर की तो बहुत जी, पुरानी दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी को क्रिकेट बोर्ड से भी तनख्वाह मिले और पंजाब हुकूमत से भी क्रिकेट मिले। बोर्ड से तो रिटायर हो चुके हैं हाँ, वो, हाँ। क्रिकेट बोर्ड से वो जो एडवाइजर का जो वो शोशा छोड़ा गया ना, हाँ। वो भी गलत था। अच्छा, यानी कि वो पंजाब बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। पंजाब बोर्ड के साथ। चलें, जिन साहब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उनका जवाब मिल गया कि इंतखाब आलम क्या कर रहे हैं और कहाँ से, मतलब क्योंकि उन्होंने कहा भाई इंतखाब आलम को घर बैठे पैसे मिल रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से। मैंने कहा यार ये कौन सी कहानी आ गई, क्रिकेट बोर्ड से पैसे मिल रहे हैं इंतखाब आलम को बैठे हुए। आई वाज अ बिट अच्छा, सरप्राइज। जो लोग लॉन्ग सर्विंग होते हैं अपनी फील्ड में, हाँ। लोग समझते हैं कि यार ये इनकॉम्पिटेंट है, चापलूस हैं। बाज दफा बंदा अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी एबिलिटी से भी लंबे अरसे नौकरी यार कर आपने भी बड़ा उड़ाया है इंतखाब आलम को। नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बैठ के। उड़ाया। देखें, जी भाई आपने भी बहुत रगड़ा दिया। बिल्कुल उड़ाया, लेकिन हाँ। एज ए मीडिया मैन मैं कहता हूं कि इंतखाब आलम जितने मीडिया के लिए एक अच्छे इंसान हैं, उनको इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कल रात की मैं आपको बात बताऊं, कल रात को मुझे 1 बजे पता चला कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे, उनके पास यूके का वीजा नहीं है। आपको पता है ना, मोहम्मद आमिर नहीं गए टीम के साथ। नहीं, मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता मुझे। अच्छा, टीम के साथ ही नहीं गए वो? जी, तो आज अखबार में मैंने खबर दी है। नहीं, मैंने नहीं पढ़ी आपकी खबर। मोहम्मद आमिर ने ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, ओके। जब सारे वीजे गए, जब आप किसी भी मुल्क की नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उस वक्त ये होता है कि भाई अब आपको विजिट वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपका केस दूसरे कैटेगरी में चला गया। तो मोहम्मद आमिर का वीजा रिफ्यूज हो गया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वेडनेसडे तक वीजा मिल जाएगा, ट्रेवल कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि रात जब मैंने 1 बजे फोन करने की कोशिश की, बोर्ड वाले तो सब सो रहे थे। अपने तलत अली मलिक वो फोन नहीं अटेंड कर रहे थे। भाई मैनेजर है, आप इंफॉर्मेशन दे दें। जो ऑन जैदी जो असिस्टेंट मैनेजर थे और मीडिया मैनेजर बन की टीम के साथ जा रहे हैं, उनसे मैं रिकन्फर्म करना चाह रहा था कि मोहम्मद आमिर, उन्होंने भी फोन अटेंड नहीं किया। बाद में जब मैंने सुबह देखा तो ऑन जैदी का मैसेज आया कि मेरा चार्जिंग में कहीं फोन लगा हुआ था। तो मतलब इतनी सेंसिटिव मालूमात थी, अगर नहीं जा रहे तो शाम को बोर्ड को मीडिया रिलीज निकाल देना चाहिए था। सही कह रहे हैं। ये तो बात लेकिन ये भी देखें, ये इस भी मामले में इंतखाब आलम बहुत अच्छा है। इस मामले में इंतखाब आलम बहुत वो देखिए, ऐसे बंदे हों जो आपकी एक्सेस हर वक्त जिनके पास मौजूद हो ना, ये जो थोड़ा मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है वो एक यहाँ कोई वनडे टूर्नामेंट होता था, ट्रायंगुलर सीरीज हो रही थी लाहौर में, तो उसमें पता चला कि जी शोएब मलिक का रिपोर्ट हो गया, बॉलिंग एक्शन का रिपोर्ट हो गया। तो हारून रशीद थे मैनेजर। तो मैंने कहा इनसे अगर मैं पूछूंगा हारून भाई से कि तो वो मना कर देंगे। तो मैंने उनको कॉल करती, जैसे मैंने फ़ोन उठाया मैंने कहा हारून भाई देखें आपके लिए फिर एक प्रॉब्लम, अब फिर ये शोएब मलिक वाला इशू खड़ा हो गया। कहना हाँ यार देखो फिर ये मसला खड़ा हो गया। मैंने कहा शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने कंफर्म कर दिया। लेकिन मैनेजर अगर इंतखाब आलम जैसे एक्सपीरियंस लोग हो तो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तलत अली मलिक आई डोंट नो, मतलब तलत अली से जितनी भी इंटरेक्शन रही है, नहीं, वैसे अगर आपसे मिल जाए तो बहुत फ्रेंडली है। लेकिन अब ये फोन वगैरह उठाने में वो थोड़ा सा वो होता है। देखो ना, ऑन डर गए होंगे रात को, क्यों कॉल आ रही है, पता नहीं क्या मसला है, कोई बड़ा बंदा हो गया, क्या हो मैनेजर गया। बन के जा रहे हैं। हम तो सिर्फ पूछना चाह रहे थे भाई ये बंदा आपके साथ, अब आप एयरपोर्ट जाने वाले, ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, शोएब मलिक पे याद आया कि भाई शोएब मलिक बाप बनने वाले,
हाँ, आज अनाउंसमेंट आया। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया। और अब ये देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे डिबेट इंडिया में शुरू हो जाएगी। क्या? मतलब सानिया मिर्जा को पहले ही उन्होंने हेड ऑन लिया हुआ ना, उनका सोशल मीडिया और मीडिया वैसे ही बहुत पिछले दिनों नहीं नहीं, वो तो कुछ एक है, वो करते हैं बेटे, तो वैसे हेड ऑन क्या लिया हुआ है ये। बहर उस पर क्या मैं बात करूं, मुझे तो इंटरेस्टिंग चीज़ वही लगी कि वो जो ट्वीट आया कि जी मतलब बच्चे का नाम जो होगा, सरनेम होगा, वो मिर्ज़ा मलिक होगा। लेकिन हमेशा बच्चा जो होता है वो तो वालिद से पहचाना जाता है। चले, नया दौर है, नए नए रीत आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। मेंस किताब डोमिनेशन छोड़ तो हमने देखी थी, तो विमेंस डोमिनेशन नजर आ रही। छोड़ दे, क्योंकि आप और हम जिस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो मुसीबत हो जाएगी इसी के ऊपर। मंसूर अहमद का जाए कि भाई उन्होंने मतलब अपील की इंडियन गवर्नमेंट से कि मतलब परमिशन दें मुझे। अच्छा, मैं हार्ट सैटरडे को ट्रांसप्लांट मंसूर के करवाऊं। घर गया, ओके। लेकिन इत्तेफाक से जब मैं उसके घर पहुंचा तो मेरे ख्याल में उनकी बहन थी घर पे। उन्होंने कहा कि आज सुबह उसकी तबीयत खराब हुई और वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। ओके। तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है बेचारा, बहुत इस वक्त क्रिटिकल अच्छा, शायद आफरीदी शायद इनसे मिले थे, तो शायद का मैं पढ़ रहा था, स्टेटमेंट आया था हफ्ते पहले कि मतलब जो है मंसूर को हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस देख रहे हैं कि इंडिया भी इसको भेज दें हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए। तो उसके बाद फिर कोई उस पर प्रोग्रेस हुई नहीं। लेकिन आज मंसूर ने खुद कहा कि जी मुझे अगर इंडिया भेज दिया जाए, अगर इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे दें तो अच्छा है कि मैं वहाँ पर जाकर मेरा ख्याल अपना अगर transplant मीडिया इस कराऊं। चीज़ को हाईलाइट करे तो इंसानी हमदर्दी पे तो इंडिया फौरन उसको वीज़ा दे देगा। कर सकते हैं, लेकिन ये कि आफरीदी ने जब ये केस उठाया था तो उसके बाद से फिर गवर्नमेंट नहीं, आफरीदी के कहने पे इस वक्त इंडिया का वीज़ा मिलेगा नहीं। कल ही मैं पढ़ नहीं, रहा था, आफरीदी कहने पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आफरीदी ने केस जो उठाया था ना मंसूर का, तो उसके बाद फिर मंसूर को गवर्नमेंट से भी फंड्स तो मिले हैं ट्रीटमेंट के लिए। फंड्स, उसको चेक रिलीज हुआ है मंसूर को, आई नो फॉर अ फैक्ट, तकरीबन 1.5 मिलियन करीब उसको पैसे मिले हैं। लेकिन ये है कि उसकी कंडीशन ख़राब है और आई होप कि जितने जल्दी हो जाए अच्छा है। लेकिन हॉकी पे ही रहते हुए आज 4 फॉर्मर प्लेयर्स ने, जिसमें ख्वाजा जुनैद, खालिद बशीर, सालिम नाजिम शामिल है, तीनों वेल नोन है, इन्होंने कोई लेटर लिखा है भाई इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में फाइनेंशियल एम्बेजमेंट हो रही है, और दूसरा ये जो है मतलब डिफंक्ट हो चुकी है क्योंकि इनका टर्म ख़त्म हो गया लास्ट ईयर नवंबर में, और ये कैसे अब तक है। अच्छा वही ना, हमारे मुल्क में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जितना एक्टिव है, नैब जितना एक्टिव है, अपने मामलात हम मुल्क से बाहर लेकर जाएंगे तो ये एक अच्छी रिवायत होगी कि हम दूसरों को भी बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में भाई आप पहले अपने इदारों की तरफ तो जाए ना। अगर यहाँ से आपको इंसाफ ना मिले तो फिर आप FIH को लिखें। तो मेरा ख्याल जिन लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के ब्लेजर से उन्होंने नाम कमाया, आज वो अगर FIH को लिख रहे हैं तो ये मतलब हमारे एज ए पाकिस्तानी तो शर्मनाक बात है कि हम अपने केसेस को टाइम बाहर हमारा हो लेके गया जा रहे हैं। ख़त्म ठंडा गर्म शो का। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे रात को 9 बजे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।